हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स मेजर 2 यानी इतिहास MJ2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं जल्दी से आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा है, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करें। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में इसके आने के बहुत ही चांस है। हुमायूं से रिलेटेड हमारे एग्जाम में दो प्रश्न आता है, एक आता है हुमायूं की कठिनाइयाँ और दूसरा आता है हुमायूं की असफलताओं का वर्णन करें। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम लोग हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में जानेंगे। अगला वीडियो मेरा हुमायूं के असफलताओं के बारे में आएगा। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। तो हर प्रश्न की तरह सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लिखेंगे, क्योंकि परिचय लिखने से हमारा आंसर काफ़ी अच्छा बनता है और हमें अच्छा मार्क्स मिलता है, यानी जो इसके मार्क्स कटने का डर रहता है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो परिचय में हम लोग लिखेंगे, हुमायूं को मुगलकालीन भारतीय इतिहास का सबसे भाग्यहीन शासक माना जाता है। इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं के पिता बाबर का 1530 में मृत्यु हो जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं ताकि हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो पाए। तो जो हुमायूं होता है उसे मुगलकालीन भारतीय इतिहास का सबसे भाग्यहीन शासक माना जाता है, क्योंकि हुमायूं को अपने जीवन में अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और जब यह अंत में अपने साम्राज्य को पा भी लेता है तो 1556 में यह एक दीनपना नामक भवन बनाता है और उन्हीं भवनों की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं को अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं के पिता यानी बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे, जिसके बाद हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को आगरा में स्वयं का राज्याभिषेक करवाकर दूसरे मुगल बादशाह के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं, यानी जब हुमायूं के पिता बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है, तो 4 दिनों के बाद हुमायूं 30 दिसंबर 1530 को आगरा में स्वयं का राज्याभिषेक करवाता है और मुगल वंश का दूसरा बादशाह बनता है। तो आप इसे भी समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा था परिचय। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हम लोग देंगे हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ अथवा चुनौतियाँ। तो इसको देखते हैं। बाबर लगभग 4 वर्षों तक भारत पर रहा। इस दौरान उसने कई युद्ध किए और उसमें विजय प्राप्त की, फिर भी वह अपने साम्राज्य को व्यवस्थित नहीं कर सका। इसके अलावे भारतीय बाबर को एक विदेशी आक्रांता मानते थे, जिसके कारण से वह जनता का विश्वास नहीं जीत सका। ऐसे स्थिति में जब बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं शासक बना तो उसके सामने कई चुनौतियाँ थी, जो इस प्रकार से है। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। तो जो बाबर है वह भारत में लगभग 1526 से 1530 तक 4 वर्षों तक शासन करता है। इस दौरान वह बहुत सारा युद्ध लड़ता है और उसमें विजय प्राप्त करता है। यानी बाबर ने केवल युद्ध लड़कर साम्राज्य को जीता ही था, उसे पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाया था। इसके अलावे जो भारतीय थे बाबर को एक विदेशी आक्रांता मानते थे, क्योंकि बाबर भारत के बाहर से आया था। ऐसे स्थिति में जब बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं शासक बनता है तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ होती है। ठीक है, यानी हुमायूं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि हुमायूं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे प्रशासन सुव्यवस्थित ना होना, यानी जब हुमायूं शासक बनता है तो उसके सामने प्रशासन सुव्यवस्थित ना होना एक बड़ी चुनौती होता है। कहने का मतलब है शासक बनने के बाद हुमायूं को सबसे पहले इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो चलते हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। बाबर ने अभी साम्राज्य को जीता ही था, उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया था, लेकिन इसी दौरान बाबर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे स्थिति में प्रशासन को व्यवस्थित करके राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना बड़ा चुनौती भरा काम था। इसके अलावे हुमायूं में इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और सैनिक क्षमता का अभाव था, जिसके कारण से वह प्रशासन को सुव्यवस्थित नहीं कर सका। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। यानी जब हुमायूं शासक बनता है तो सबसे पहले उसके सामने प्रशासन सुव्यवस्थित ना होना की समस्या आता है। यह समस्या क्यों आता है? क्योंकि बाबर ने केवल युद्ध करके साम्राज्य को जीता ही था, उसे पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाया था। लेकिन इसी दौरान बाबर की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से एक अच्छे प्रशासन को चलाने के लिए सुव्यवस्थित प्रशासन को किस प्रकार से बनाए रखते हैं, हुमायूं के सामने में एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा हुमायूं में इच्छा शक्ति,
दृढ़ संकल्प और सैनिक क्षमता का अभाव था, जिसके कारण से वह प्रशासन को कभी भी व्यवस्थित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, यह हुमायूं की पहली समस्या थी, प्रशासन सुव्यवस्थित ना होना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे साम्राज्य का विभाजन, यानी हुमायूं के सामने साम्राज्य का विभाजन दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके 2 कारण थे। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से कारण थे। पहला हमारा है, बाबर जिस क्षेत्र से आया था वहाँ पिता के मरने के बाद पुत्रों के बीच साम्राज्य को बांटने की परंपरा थी। दूसरा हमारा है, बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को कहा था कि मेरे मरने के बाद भाइयों में भी साम्राज्य का बंटवारा कर देना। हालांकि बाबर ने हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। यानी जो बाबर है उसके पूर्वजों में वर्षों से पिता के मरने के बाद पुत्रों के बीच साम्राज्य को बांटने की परंपरा चली आ रही थी। यह साम्राज्य विभाजन का पहला कारण था। दूसरा कारण था कि जो हुमायूं था वह बाबर का एक आज्ञाकारी पुत्र था, जिसके कारण से बाबर ने हुमायूं को यह कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो अपने भाइयों में भी साम्राज्य का बंटवारा कर देना। ठीक है, जबकि जो हुमायूं था उसे ही बाबर ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसे और अच्छा तरह से समझ पाएंगे। आगे हम लोग इसी में लिखेंगे, चूँकि किसी भी साम्राज्य का विभाजन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस साम्राज्य की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। अतः इस समय हुमायूं के सामने साम्राज्य का विभाजन सबसे बड़ी चुनौती थी। तो जो हुमायूं है वह जानता था कि यदि वह साम्राज्य का विभाजन कर दे तो उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हुमायूं के सामने साम्राज्य का विभाजन सबसे बड़ी चुनौती होती है। आगे हम लोग देंगे साम्राज्य का विभाजन, यानी हुमायूं अपने साम्राज्य का विभाजन भाइयों में कर देता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। यानी आगे जाकर उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण साम्राज्य का विभाजन होता है। तो देखते हैं हम लोग कि हुमायूं ने किनके भी साम्राज्य का विभाजन किया। तो हुमायूं ने अपने पहले भाई कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र दिया, दूसरे भाई अस्करी को संभाल का क्षेत्र दिया, तीसरे भाई हिंदाल को मेवात का प्रदेश दिया। हुमायूं इतना दयालु था कि उसने सुलेमान मिर्जा, जो उसका एक चचेरा भाई था, उसे भी बदगसा का प्रदेश दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हुमायूं अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे वित्तीय संकट अथवा अभाव, यानी अगला हुमायूं को राज्य में धन दौलत या वित्तीय संकट की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। बाबर ने लगातार प्रतिवर्ष युद्ध अभियान किए, जिसमें भारी मात्रा में धन खर्च हुआ, राज्य का खजाना लगभग रिक्त था। इसके अलावा जब हुमायूं शासक बना तो जो बहुत सारा धन का भंडार था उसे लोगों का विश्वास जीतने के लिए खर्च करना पड़ा। अतः हुमायूं के पास इतना धन नहीं बचा था कि वह सैनिकों का वेतन दे सके तथा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था कर सके। तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से समझते हैं। यानी जब बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया तो उसने लगभग 4 वर्षों तक लगातार युद्ध अभियान किए, जिसमें उसे काफ़ी धन का खर्च करना पड़ा, जिसके कारण से राज्य का लगभग खजाना रिक्त हो गया। इसके अलावा जो भी धन बचा था उसे हुमायूं ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए खर्च करना पड़ा, क्योंकि जो बाबर था वह भारत के बाहर से आया था, जिसके कारण से भारत में बाबर की जो छवि थी वह एक विदेशी छवि थी। अतः उसे मिटाने के लिए हुमायूं ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए काफ़ी धन खर्च किया। ठीक है, अतः हुमायूं ना तो सैनिकों का वेतन दे पा रहा था और ना ही उसे अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था कर पा रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से वित्तीय संकट प्रारंभ में हुमायूं के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे अफगान सरदारों का विरोध। तो इसको देखते हैं हम लोग। बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, लेकिन अभी भी मोहम्मद लोदी अफगान सत्ता का एक प्रबल दावेदार था। वह मुगलों को भारत से भगाकर भारत में फिर से अफगानी सत्ता स्थापित करना चाहता था। इसके अलावा गुजरात में बहादुर शाह, बिहार में शेर शाह सूरी और बंगाल में नुसरत शाह जैसे अफगान सरदार हुमायूं के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। यानी जो हुमायूं है जब शासक बन जाता है उसके बाद भी अफगानी सरदार उसके लिए एक बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि जो बाबर था उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इब्राहिम लोदी एक अफगानी सरदार था। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। फिर भी इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी अफगानी सत्ता के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा था।
मोहम्मद लोदी मुगलों को भारत से भगाकर फिर से अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। इसके अलावे गुजरात में बहादुर शाह, बिहार में शेर शाह सूरी और बंगाल में नुसरत शाह जैसे और कई अफगान सरदार अभी भी मौजूद थे जो हुमायूं के विरुद्ध खड़े थे। ऐसे में ये सभी अफगान सरदार हुमायूं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अतः प्रारंभ में हुमायूं को इन अफगान सरदारों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो यह हुमायूं की चौथी कठिनाई था, अफगान सरदारों का विरोध। तो इसको नोट कर लीजिए, आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे सगे संबंधियों का विरोध। तो इसको देखते हैं। गद्दी प्राप्त करने के बाद हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या उसके सगे संबंधी या मिर्जा वर्ग था। इसमें प्रमुख रूप से मोहम्मद जमाल मिर्जा था जो हुमायूं की चचेरी बहन मसूबा बेगम का पति था। वह दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसके अलावे उसके भाइयों ने भी समय आने पर उसे सहयोग नहीं दिया। अतः हुमायूं के अपने सगे संबंधी ही गद्दी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे जो हुमायूं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। तो इस पॉइंट को हम लोग आराम से समझते हैं। यानी जब हुमायूं शासक बनता है तो जो उसके सगे संबंधी होते हैं जिसे मिर्जा वर्ग भी कहा जाता है, यानी हुमायूं के अपने सगे संबंधी ही गद्दी प्राप्त करने के लिए हुमायूं को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करता है, जिसमें प्रमुख रूप से मोहम्मद जमाल मिर्जा जो उसका बहनोई लगता है वह दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावे जो हुमायूं के अपने भाई होते हैं यानी कामरान, अस्करी और हिंदाल भी हुमायूं के विरुद्ध सत्ता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करने लगते हैं। अतः उसके जो अपने पारिवारिक रिश्तेदारी होते हैं वही सत्ता प्राप्त करने के लिए काफ़ी षड्यंत्र करते हैं जो हुमायूं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। तो यह हुमायूं का पांचवा चुनौती था, अपने सगे संबंधियों का विरोध। तो आशा करते हैं आप इसे भी बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे भारतीय अभिजात वर्ग का विरोध। तो इसको देखते हैं। बाबर भारत के बाहर से आया था, इस वजह से भारतीय उसे एक विदेशी आक्रांता मानते थे। इसके अलावे बाबर ने 1527 के खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा की हत्या कर दिया था, जिसके कारण से भारतीयों में मुगलों के प्रति काफ़ी आक्रोश की भावना थी। तो यहाँ हम लोग फिर से समझते हैं, यानी जो बाबर था वह भारत के बाहर से आया था, इस कारण से भारतीय उसे एक विदेशी आक्रमणकारी मानते थे। इसके अलावे जब बाबर भारत आया तो उसने 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा की हत्या कर दिया और उसके सर को पूरे राज्य भर में घुमाया गया। अतः इन दोनों कारणों के कारण बाबर ने भारतीयों के सामने अपनी छवि को खराब कर ली। अतः इन दोनों कारणों के कारण हुमायूं कभी भी भारतीयों का विश्वास नहीं जीत पाया, जिसके कारण से उसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यह हुमायूं की छठा चुनौती था, भारतीय अभिजात वर्ग का विरोध। तो इसको भी समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे हुमायूं का व्यक्तित्व। तो इसको देखते हैं। हुमायूं के संबंध में कहा जाता है कि हुमायूं एक विद्वान व्यक्ति था, वह सैनिक दृष्टि से काफ़ी कुशल था, लेकिन युद्ध नेतृत्व कैसे करते हैं, अपने साम्राज्य को कैसे स्थायी बनाते हैं, इन सब के मामले में हुमायूं को थोड़ी कम जानकारी थी। अतः इसका नतीजा यह होता है कि हुमायूं ना तो अपने विशाल साम्राज्य को बचा पाता है और ना ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा फिर से समझते हैं। यानी जो हुमायूं है उसका जो व्यक्तित्व है वह भी प्रारंभ में हुमायूं के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि हुमायूं के संबंध में कहा जाता है कि हुमायूं एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, सैनिक दृष्टि से भी वह काफ़ी कुशल था, लेकिन युद्ध नेतृत्व कैसे करते हैं, पूरी युद्ध भूमि को कैसे संभालते हैं, इन सब के मामले में हुमायूं को थोड़ी कम जानकारी थी। इसके अलावा हुमायूं एक आलसी स्वभाव का व्यक्ति था, वह भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था, उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, जिसके कारण से इसका नतीजा यह होता है कि हुमायूं ना तो अपने विशाल साम्राज्य को बचा पाता है और ना ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाता है। तो प्रारंभ में हुमायूं का व्यक्तित्व भी हुमायूं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। तो आशा करते हैं आप इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हुमायूं को अधिकतर कठिनाइयाँ उसे विरासत से ही मिली थी। इसके अलावे हुमायूं में निर्णय क्षमता, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शिता का अभाव था। वह भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करता था,
जिसके कारण से उसने अपनी कठिनाइयों को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार से इन कठिनाइयों के कारण वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो निष्कर्ष में आप इस प्रकार से कुछ लिख लीजिएगा। निष्कर्ष लिखने से हमारा आंसर काफ़ी अच्छा बनता है और एग्जामिनर भी हमें काफ़ी अच्छा मार्क्स देता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हिस्ट्री ऑनर्स यानी हिस्ट्री मेजर 2 के सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी अपलोड होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।